विद्यार्थियों, आज हम आपकी पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति का पहला अध्याय शीत युद्ध का दौर से आरंभ करेंगे। इस अध्याय में हमें यह साफ होगा कि किस तरह दो महाशक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था। यह अध्याय हमें विभिन्न शीत युद्ध के हिस्सों में भी ले जाएगा और इस अध्याय में हम गुट निरपेक्ष आंदोलन पर विचार करेंगे। किस तरह दोनों राष्ट्रों के दबदबे को चुनौती हुई। गुट निरपेक्ष देशों द्वारा नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करने का प्रयास की चर्चा हम इस अध्याय में विस्तार पूर्वक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध क्या होती है? जब दो देश या दो गुट एक दूसरे पर प्रत्यक्ष रूप से आक्रमण नहीं करते, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे को नीचा दिखाने या नुकसान पहुंचाने और कमजोर करने का प्रयास करते हैं, जिससे युद्ध न होते हुए भी एक तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है। इसे ही शीत युद्ध कहते हैं। तो शीत युद्ध की उत्पत्ति कैसे हुई, आइए अब हम जानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध बहुत ही विनाशकारी था। इसका अंत अमेरिका द्वारा सन 1945 ईस्वी में जापान के दो नगर हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 तथा नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 पर गिराए परमाणु बमों के पश्चात हुआ। जापान को घुटने टेकने पड़े। विश्व मंच पर अब शक्ति के दो नए केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत संघ उभर कर आए। ये दोनों महाशक्तियां विश्व के किसी भी हिस्से में होने वाली घटनाओं को प्रभावित करने में समर्थ थीं। दोनों महाशक्तियों का उदय एक दूसरे के कारण हुआ था। सोवियत संघ द्वारा परमाणु क्षमता हासिल कर लेने के पश्चात दोनों एक दूसरे को तबाह व बर्बाद करने के लिए खड़े हुए थे। ऐसी परिस्थितियों में दोनों के बीच कोई भी प्रत्यक्ष रूप से युद्ध एक सपना था, क्योंकि दोनों में से कोई भी अपने समाजों की बर्बादी कर राजनीति पर खतरा नहीं उठाना चाहते थे। तो शीत युद्ध का अर्थ तो आपको समझ आ गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारण क्या थे। शीत युद्ध की उत्पत्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिस्थितियों में हुए परिवर्तनों के कारण हुई थी, परंतु इस उत्पत्ति के और भी कारण थे। तो चलिए हम ये कारणों को जानते हैं। तो पहला, वैचारिक मतभेद यानी कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन, फ्रांस महाशक्तियां नहीं रहे थे। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व हुआ। अमेरिका ऐसा मानता था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए बेहतर है, जबकि सोवियत संघ निजी व्यवस्था को अच्छा मानता था। दूसरा कारण, मार्शल योजना यानी कि मार्शल प्लान। ट्रूमैन ने यह महसूस किया कि साम्यवाद तभी फैलता है जब लोग गरीब व पीड़ित होते हैं। अमेरिका में 1970 ईस्वी में वहां के राज्य सचिव मार्शल ने यूरोप को अरबों डॉलर की सहायता देने की योजना बनाई, जिससे कि युद्ध के दुष्प्रभावों की पूर्ति की जा सके। यदि अमेरिका ऐसा नहीं करता तो सभी के सभी सोवियत संघ में मिल जाते। तो ये एक अमेरिका की चाल थी। तीसरा कारण, सैनिक गुटों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री ब्लॉक्स। विश्व शांति की रक्षा के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया। इससे यह आशा की गई थी कि अब ना तो कोई तनाव होगा और ना ही कोई संगठन बन पाएगा। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, पूर्व एशिया तथा पश्चिम एशिया में संधि संगठन बनाया गया। इन्हीं को नाटो और सीटो कहा गया। इसका सख्त जवाब देते हुए सोवियत संघ ने अपने सहयोगियों के साथ 1955 में वर्सा संधि यानी कि वार्शा पैक्ट बनाया। दोनों विरोधी सैनिक गुटों ने शीत युद्ध को और बढ़ाया। और अब हम जानेंगे शीत युद्ध नाभिकीय परिरोध या अपरोध यानी कि कोल्ड वॉर न्यूक्लियर डेटरेंस।
शीत युग दो महाशक्तियों के मध्य शत्रुता का परिणाम था। नाभिकीय व परमाणु बमों के आविष्कार ने प्रत्यक्ष युद्ध को रोक रखा था। परमाणु बम का प्रयोग किसी भी देश के लिए महंगा पड़ने वाला था। इसका सीधा कारण यही था कि दोनों देश परमाणु शस्त्रों के कारण एक दूसरे को भयानक क्षति पहुंचा सकते थे। अतः प्रत्यक्ष युद्ध को नजरअंदाज किया गया था। एक दूसरे को उकसाने के बावजूद कोई भी देश अपने समाजों को नष्ट करने की कीमत राजनीतिक वर्चस्वता नहीं लेना चाहता था। यदि कोई महाशक्ति दूसरी महाशक्ति पर हमला कर उसके नाभिकीय हथियारों को नष्ट कर देती, तो भी दूसरी महाशक्ति इस स्थिति में नहीं होती कि उससे व्यापक संहार के लिए दंडित किया जा सके। इसे ही परिरोधन या अपरोध का सिद्धांत यानी कि लॉजिक ऑफ डिटरेंस कहा जाता है। और आइए अब हम जानते हैं शीत युद्ध का कार्य क्षेत्र कौन से थे। शीत युद्ध ने बहुत कठिन संघर्षों को जन्म दिया, परंतु इसमें से कोई संकट विश्व युद्ध नहीं करा सका। जबकि ऐसे बहुत सारे क्षेत्र थे जहां महाशक्तियां सीधे संघर्ष की अवस्था में थी। इसमें कोरिया 1950 to 53, कॉन्गो 1960, क्यूबा 1962, वियतनाम 1965 to 75 तथा अफगानिस्तान 1979 to 89 जैसे अनेक मामले में आमने सामने की स्थिति थी। इन मुद्दों पर समस्या इतनी बढ़ चुकी थी कि कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। शीत युद्ध का कार्य क्षेत्र उन क्षेत्रों को कहा गया जहां समस्या बहुत बढ़ चुकी थी। बहुत सी संपत्तियां, जिंदगियां नष्ट हुई, परंतु परमाणु युद्ध टल गया। ऐसे संकटपूर्ण समय में गुटों से बाहर स्थित गुट निरपेक्ष देशों ने राज्यों के मध्य तनाव को कम करने तथा प्रत्यक्ष युद्ध को रोकने टालने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ पर हम अपने प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का उदाहरण दे सकते हैं, जिन्होंने कोरिया के संकट के समय दोनों कोरिया राज्यों के बीच मध्यस्थता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अब हम इस अध्याय के बहुत ही महत्वपूर्ण घटनास्थल पे पहुंचते हैं, जिसे क्यूबा मिसाइल संकट कहा जाता है। क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में हुआ था। क्यूबा उत्तरी अटलांटिका महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो अमेरिका का पड़ोसी है। क्यूबा की दोस्ती सोवियत संघ से थी और सोवियत संघ को इस बात की चिंता थी कि अमेरिका साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा और इस देश के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट कर देगा। इसीलिए सोवियत संघ ने चोरी चुपके से क्यूबा के अंदर परमाणु मिसाइल तैनात कर दिए। अमेरिका को इस बात की भनक पूरे 3 सप्ताह बाद मिली कि क्यूबा में सोवियत संघ ने परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी हैं, जिससे अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो गया तथा दोनों देशों में परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा। अमेरिका ने अपने जंगी बेड़ों को आगे कर दिया ताकि क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाजों को रोका जाए। इन दोनों महाशक्ति के बीच ऐसी स्थिति बन गई कि लगा युद्ध होकर ही रहेगा। इसी घटना को इतिहास में क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। तो अब हम बात करते हैं 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ। दोनों महाशक्ति विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। दुनिया 2 गुटों के बीच बहुत स्पष्ट रूप में बट गई थी। ऐसे में किसी भी देश के लिए एक रास्ता यह था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी एक महाशक्ति के साथ जुड़ी रहे और दूसरी महाशक्ति तथा उसके गुटों के देशों के प्रभाव से बची रहे। पश्चिमी गठबंधन। पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया। इन्हीं देशों के समूह को पश्चिमी गठबंधन कहते हैं। पश्चिमी गठबंधन में शामिल देश हैं फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, ब्रिटेन आदि। पूर्वी गठबंधन। पूर्वी यूरोप के अधिकांश देश सोवियत गठबंधन में शामिल हो गए।
इस गठबंधन को पूर्वी गठबंधन कहते हैं। इसमें शामिल देश थे पोलैंड, बल्गेरिया, रोमानिया, पूर्वी जर्मन आदि। महाशक्तियों के लिए छोटे देशों का महत्व। क्या आप जानते हैं कि महाशक्तियों को अपना गुट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर अपने परमाणु हथियारों और अपनी स्थायी सेना के बूते महाशक्तियां इतनी ताकतवर थीं कि यूरोप के अधिकांश छोटे देशों की साझी शक्ति का भी उनसे कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि छोटे देश किन कारणों से महाशक्तियों के बड़े काम आते थे। पहला, महत्वपूर्ण संसाधन जैसे कि तेल और खनिज के लिए। दूसरा, सैनिक के ठिकाने जहां से महाशक्तियां एक दूसरे की जासूसी कर सकें। तीसरा, आर्थिक मदद। गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने में मददगार हो सकते थे। चौथा, भू क्षेत्र, ताकि यहाँ से महाशक्तियां अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सके। तो आइए अब हम जानते हैं शीत युद्ध के दायरे के बारे में। शीत युद्ध के दौरान अनेक संकट सामने आए। क्यूबा मिसाइल संकट, जिससे हमने अध्याय की शुरुआत की थी, उनमें से एक था। जब हम शीत युद्ध के दायरे की बात करते हैं तो हमारा आशय ऐसे क्षेत्रों से होता है जहां विरोधी खेमों में बटे देशों के बीच संकट के अवसर आए, युद्ध हुए और युद्ध होने की संभावना बनी, लेकिन बात एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ी। कोरिया संकट 1950, वियतनाम में अमेरिका का हस्तक्षेप 1954 टू 1975, हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप 1956 जैसे कुछ क्षेत्रों में व्यापक जनहानि हुई, लेकिन परमाणु युद्ध से विश्व बचा रहा। आइए अब हम जानते हैं दो ध्रुवीयता क्या थी और उसकी क्या चुनौती थी। दो गुटों को चुनौती यानी कि चैलेंज टू बाइपोलैरिटी। शीत युद्ध ने विश्व को दो गुटों में बांट दिया था, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर पूरा विश्व दो महाशक्तियों की शत्रुता के कारण दो गुटों में बंटकर दो ध्रुवीय हो गया था। दो ध्रुवीय शंका, नफरत तथा युद्ध की स्थिति में था। ऐसे ही कठिन समय में एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका ने बहुत से देश शताब्दियों की दास्तां को कष्टों से मुक्त किया था। इन्हें तीसरी दुनिया के देश कहा जाता है। इनमें से अधिकतर देश किसी भी गुट से सम्मिलित नहीं होना चाहते थे, क्योंकि कोई भी नई प्राप्त आजादी को फिर से समाप्त नहीं करना चाहता था। इसीलिए इन देशों ने समानता व आपसी सह अस्तित्व पर आधारित नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था हेतु गुट निरपेक्षता के मार्ग का अनुसरण करने का निश्चित किया। इस प्रकार गुट निरपेक्षता तथा नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की चुनौतियां सामने उभर कर आईं। तो आइए इन सबको समझने के लिए मैं आपको ये 4 प्रश्न देती हूँ। पहला, शीत युद्ध क्या है? दूसरा, शीत युद्ध के क्या कार्यक्षेत्र हैं? तीसरा, क्यूबा मिसाइल संकट क्या था? चौथा, छोटे छोटे देश किन कारणों से महाशक्तियों के बड़े काम आते थे? तो आशा करती हूँ कि अभी तक जो आपने अध्ययन करा आपको समझ में आया होगा। अब आप अच्छी तरह से अपने इन प्रश्नों का उत्तर भी दे पाएंगे। तो अब हम अगले अंक में आपसे मिलेंगे, लेकिन एक बात जाने से पहले कहूंगी कि आप ये पूरा अध्याय अच्छे से पढ़कर आए। धन्यवाद।